Welcome to another episode of Learning with CodeCat 15. This is Ravi. आज के सेशन में we will explore what is offline data sync and the challenges involved with offline data sync. You can connect with me on social media platforms with the username CodeCat15 and if you're new to the channel या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करो. That being said, let's begin our today's session. For mobile applications, offline mode is not an extra feature anymore. Many clients need their mobile application to support offline mode these days. We must know that not every iOS app is the same, and some applications need to be connected with the internet all the time. So we need to understand the basic definition of what an offline mode is and what problem does it solve. हर एक मोबाइल ऐप में दो मोड होते हैं. वन इज द ऑनलाइन एंड द अदर इज ऑफलाइन. लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन मोड फर्स्ट. ऑनलाइन मोड मीन्स हमारा मोबाइल ऐप हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा. अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ तो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा. अ मोबाइल ऐप नीड्स इंटरनेट सो दैट इट कैन कम्युनिकेट विद द सर्वर. This communication is carried out with the help of a middleman which we all call as API. Before we perform any operation, be it login or registration, we first check for the internet और उसके बाद we do our validation and then we call the API. The best example of online mode apps can be banking apps which need to be connected with the internet all the time to perform transaction. Now let's visualize all these points through a diagram. Let's go with the example कि यूजर ने एक प्रोडक्ट लिस्ट की रिक्वेस्ट की है. तो आपका ऐप प्रोडक्ट एपीआई के थ्रू सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि उसे प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए और फिर सर्वर वो प्रोडक्ट लिस्ट रिटर्न करेगा एंड जो एपीआई है वो फाइनली प्रोडक्ट लिस्ट सप्लाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन और एक्सएमएल. एंड लेट्स से इफ द इंटरनेट इज नॉट प्रेजेंट तो उस केस में जो मोबाइल डिवाइस है वो सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. एंड नाउ इफ यू रिक्वेस्ट द प्रोडक्ट लिस्ट और इफ यू वांट टू डू एनी ऑपरेशन तो यू विल गेट एन अलर्ट विच विल लुक समथिंग लाइक दिस. एंड दिस विल बी एन इंडिकेशन टू द यूजर कि अब इस ऐप में वो कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता बिकॉज योर डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड विद द इंटरनेट. वी डोंट यूजुअली लिव इन अ इंटरनेट फ्रेंडली जोन. समटाइम्स यू आर ट्रैवलिंग या फिर आपका डेटा पैक खत्म हो चुका है एंड यू वांट टू डू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट इन द एप्लीकेशन. बट क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो आप वो इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकते. सो टू मेक द ऐप मोर यूजेबल इन सच सिचुएशन वी हैव द सेकेंड मोड विच इज द ऑफलाइन मोड. ऑफलाइन मोड इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ द ऑनलाइन मोड. ऑफलाइन मोड में आपका मोबाइल डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहता. ऑफलाइन मोड में आपका सर्वर के साथ भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता है बट स्टिल द यूजर गेट्स एन इम्प्रेशन अबाउट डूइंग ऑल द बेसिक ऑपरेशन. द बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन मोड इज आप यूजर को ब्लॉक नहीं कर रहे हो उसका काम करने से. योर एप्लीकेशन इज स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट दैट इट हैज नो इंटरनेट एंड इट सेव्स द रिकॉर्ड फॉर लेटर प्रोसेसिंग. सो इंटरनेट न होने पर भी यूजर कैन ईजिली वर्क विथ योर एप्लीकेशन. लेट्स से यूज़र को प्रोफाइल पिक चेंज करना है या फिर किसी को मैसेज सेंड करना है. ऑफलाइन मोड में वो सारे चेंजेस मोबाइल ऐप के डेटाबेस में स्टोर होते हैं और जब इंटरनेट आएगा तब आपका ऐप उन सारे चेंजेस को डेटाबेस से गेट करेगा और फिर उन्हें सर्वर पे सेंड करेगा. एंड देर आर मेनी वेज जहां आप ये स्टोर्ड ऑफलाइन रिकॉर्ड सर्वर पे सेंड कर सकते हो. अब जहां इतने सारे तरीके हैं ऑफलाइन रिकॉर्ड को सर्वर पे सेंड करने के लिए तो एक सवाल शायद यहाँ ये हो सकता है कि इनमें से बेस्ट अप्रोच कौन सा है. मैं हमेशा कॉम्बिनेशन अप्रोच यूज़ करता हूँ सो दैट मेरा मोबाइल डेटाबेस अप टू डेट रहे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक जो एपीआई यूज़ होती हैं प्रोजेक्ट में जो ऑफलाइन रिकॉर्ड सर्वर पे पुश करती हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बहुत टाइम ऐसा होता है कि एपीआई डेवलपर एपीआईज को सही तरीके से डेवलप नहीं करते एंड दे क्लियरली रिफ्यूज टू चेंज देयर एपीआई बिकॉज सेम एपीआई को वो वेब एप्लीकेशन में भी यूज़ कर रहे हैं. सो उस केस में एक सिंपल से डेटा पुश को अब एक कॉम्प्लेक्स राउट से गुजरना होगा जस्ट बिकॉज द एपीआईज आर नॉट वेल डेवलप्ड टू सपोर्ट बल्क ऑपरेशंस. Offline mode is not all about sending the stored offline record from your mobile database. You not only need to push the stored offline record to the server, but you also need to pull the new records from the server into your mobile database. So we now have a push and a pull event, and this is where the API will play a very important role. Now let's talk about the various complexities involved in the offline mode. Now these are some of the complexities that I will be talking about today. The very first complexity is master data sync. कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां जैसे ही आप उन्हें इंस्टॉल करते हो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज गेट सम रिकॉर्ड फ्रॉम द सर्वर इनटू योर मोबाइल डेटाबेस. विदाउट डाउनलोडिंग दीज रिकॉर्ड्स यू कैनॉट यूज द ऐप. This process of fetching records from the server to make your app functional is called master data sync. When you think about downloading all these records, you should ask yourself a question that जो record आप download कर रहे हो, does it contain any user sensitive information? And if yes,
then perhaps you should think about securing it. Let's discuss a use case over here to understand master data sync. The requirement is सर्वर पे 4 टेबल हैं एंड वी हैव 4 APIs जिसका हम यूज़ करेंगे टू फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम दीज टेबल. द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू ओवर हियर इज गेट द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी कि सबसे पहला कौन सा टेबल का रिकॉर्ड डाउनलोड होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर ऐप. So you write the logic and download these records on your mobile database. Looking at this, it seems the requirement is very easy. We have APIs for every table and we are going to use these APIs to download record from the server. So technically speaking, the requirement is in fact very straightforward. So now you must be thinking कि रवि इतनी simple सी requirement में complexity कहाँ से आ सकती है? Now here's the thing, with mobile apps we cannot predict how the user is going to use the application. So if we cannot predict things, we start making assumption based on behavior कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे ऐप का behavior कैसा होना चाहिए. And when you are making behavior assumption, you have to be very practical about it. Above all the tables मैंने record count display किया है indicating कि उस table में total records कितने हैं. इन सारे tables का total record is more than 1 lakh. So in order for your mobile application to work, you need this 1 lakh plus record. And let's say we are downloading data for table C. So few practical assumption I can think of is a user data sync कर रहा है और उस वक्त यूज़र का डेटा पैक खत्म हो जाता है या फिर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है और द फोन गेट्स स्विच्ड ऑफ ड्यू टू लो बैटरी. एंड व्हाट इफ हमारा ऐप सर्वर से डेटा गेट कर रहा है एंड द यूज़र डिसाइड्स टू किल द ऐप. Now all of these are practical assumption that yes, this may happen. And if it does happen, then how is our application going to behave or how is our app going to handle these scenarios? So now my question is, जो सिनारियो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस केस में क्या हमें वो सारे रिकॉर्ड्स जो हमने डाउनलोड किए हैं उन्हें डिलीट कर देना चाहिए और फिर से टेबल ए से रिकॉर्ड सिंक करना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर हमारा ऐप ट्रैक रखेगा कि यहाँ तक डेटा डाउनलोड हो चुका है और इसके आगे का डेटा हमें डाउनलोड करना है. सो मास्टर डेटा सिंक करते वक्त आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए. And you have to first prepare a flow diagram, think about the logic, and then begin coding. Do not start writing code without thinking about all these scenarios first. The second type of sync that happens is the delta sync, and some may call it differential data sync, yeah, getting updated record, but for this video, let's call it delta sync. So let's understand delta sync with the help of a timeline example. Let's assume सुबह के 9 बजे आपने मास्टर रिकॉर्ड सारे सिंक कर लिए एंड 9:30 को आपका डिवाइस ऑफलाइन हो जाता है एंड डायरेक्टली शाम के 7:30 को यूज़र इंटरनेट फ्रेंडली जोन में आता है एंड नाउ द डिवाइस हैज़ इंटरनेट. सो फॉर 10 आवर्स द डिवाइस हैड नो इंटरनेट. लेट्स एज्यूम कि यूज़र ने हमारे एप्लीकेशन को आज यूज़ नहीं किया है, सो देर आर नो चेंजेस इन अवर लोकल मोबाइल डेटाबेस. बट सुबह के 9:30 से लेकर शाम के 7:30 तक इस टाइम ड्यूरेशन में सर्वर पे मास्टर रिकॉर्ड्स चेंज हुए हैं. ये हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट या क्रिएट हुए होंगे एंड सम मे बी डिलीटेड. So at 7:30 when your device gets internet or after 7:30 when the user uses the application, we need to think how we can get those latest changes from the server to our mobile database. इसका सोल्यूशन मैं एक एग्जांपल देकर बताना चाहता हूँ. लेट्स से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी कोई फेवरेट मूवी या सीरीज देख रहे हो एंड इन द मिडल आपको कोई अर्जेंट फ़ोन कॉल आता है. सो व्हाट यू डू इज़ यू पॉज द मूवी एंड यू टेक द कॉल. कॉल खत्म होने के बाद आप मूवी को वहीं से प्ले करते हो जहाँ तक आप ऑलरेडी देख चुके हो. आप फिर से स्टार्टिंग से मूवी को प्ले नहीं करते, राइट? सो उसी तरह से हम API को बोलेंगे कि आज हमने सारे रिकॉर्ड्स सुबह के 9 बजे गेट कर लिए हैं. 9 बजे के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स अपडेट, डिलीट या क्रिएट हुए होंगे हमें वही रिकॉर्ड्स चाहिए. सो वंस यू पास लास्ट सिंक डेट टाइम टू योर API, द API विल स्कैन द टेबल और 9 बजे के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं आपके टेबल के रिकॉर्ड में वो चेंजेस रिटर्न करेगा एज अ रिस्पॉन्स. सो एज यू कैन सी इन दिस केस देर आर 3 रिकॉर्ड्स जो 9 बजे के बाद अपडेट हुए हैं. So the API will return you only these 3 records. अब यहाँ पे एक सवाल ये आ सकता है कि अब इन 3 रिकॉर्ड में से कौन सा रिकॉर्ड क्रिएटेड है, अपडेटेड है या डिलीटेड है. एज अ मोबाइल डेवलपर ये हमें कैसे पता चलेगा? नाउ दिस इज समथिंग दैट आई विल शो इन अ डेमो. अब कुछ डेवलपर्स के मन में एक थॉट ये आया होगा कि हम क्लाउड फायरस्टोर यूज़ करेंगे बिकॉज इट्स अ रियल टाइम डेटाबेस और ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से हमें डील नहीं करना पड़ेगा. In my opinion, Cloud Firestore does a good job in handling most of the offline use cases. You have to do some configuration and that should be good enough. But Firestore is not free. So इसे यूज़ करने से पहले make sure you show the pricing screen to your manager or client, make them understand how the pricing model works and then get an approval. कुछ clients शायद extra licensing cost उनके मोबाइल ऐप के लिए अप्रूव ना करें और अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया
तो we all are back to SQLite, Core Data और Realm, and then you have to think about all these use cases. So just because आप comfortable हैं Cloud Firestore से, आपका वो personal preference है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली उसे यूज़ करो. अपने क्लाइंट और मैनेजर का अप्रूवल ले लो पहले एंड देन यूज इट. डू द राइट थिंग. द नेक्स्ट सिंक इज द ऑफलाइन डेटा सिंक, और इसे भी हम एक टाइमलाइन के थ्रू ही समझेंगे. सो ऑल द सिनारियोस इज द सेम, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज यूजर का डिवाइस जब ऑफलाइन मोड में था तब यूजर ने कुछ रिकॉर्ड मोबाइल डेटाबेस में चेंज और डिलीट किए हैं. सो नाउ व्हेन द डिवाइस कम्स ऑनलाइन एट 7:30, तो यहाँ पे अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि क्या आपको डेल्टा सिंक पहले करना चाहिए या आपको ऑफलाइन रिकॉर्ड पहले पुश करना चाहिए. And again, the answer is that it depends on your application and how your API developers have designed their APIs. I am of the opinion that we should always try to avoid multiple calls whenever possible because it's just too much code to write and maintain. So what I propose is कि एक ही सर्विस रखो जब आप ऑफलाइन रिकॉर्ड को सर्वर पे सेंड कर रहे हो, तब उस टेबल का लास्ट सक्सेसफुल सिंक डेट टाइम भी पास कर दो. Once the API processes your data, तो रेस्पॉन्स में they can send whatever records are updated आफ्टर योर लास्ट सक्सेसफुल सिंक डेट टाइम. ऐसा करने से आपके ऑफलाइन रिकॉर्ड भी सर्वर पे चले जाएंगे एंड आपको डेल्टा रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे एंड यू कैन सेव वन एपीआई कॉल. बट एज आई सेड, इट डिपेंड्स कि आपके एपीआई डेवलपर्स क्या बोलते हैं, आपके एप्लीकेशन की डिमांड क्या है. अगर एपीआई डेवलपर्स बोलते हैं कि आपको डेल्टा सिंक पहले करना चाहिए, तो ये जो भी अप्रोच मैंने अभी डिस्कस किया है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. The last case is actually an interview question ki whose record gets updated first, or sometimes even called as record priority. And the scenario for this is something like this. User A and B are two users of your application. User A and user B both update a specific record named R in the offline mode. और दोनों यूज़र एक साथ ऑनलाइन आते हैं एंड दे सिंक देयर ऑफलाइन रिकॉर्ड एट द सेम टाइम. तो इस केस में किसका रिकॉर्ड पहले एक्सेप्ट होना चाहिए, और शुड आई से whose changes will be registered by the server and whose changes will be rejected. Now the answer of this question is that it depends on what business process of your application is. मैं शायद इस पॉइंट पे एक सवाल इंटरव्यूअर से ये कर देता कि इन दोनों यूज़र में से एडमिन यूज़र कौन सा है, या फिर यूज़र ए के पास उस रिकॉर्ड को अपडेट करने का एक्सेस है या नहीं, बिकॉज इन मेनी एप्लीकेशन यूज़र रोल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको एक सिनारियो ऐसा बता सकता है कि यूज़र ए और यूज़र बी, इन दोनों के पास उस रिकॉर्ड को अपडेट करने का एक्सेस है. सो इन दिस केस अगेन माई क्वेश्चन विल बी टू द इंटरव्यूअर कि व्हाट इज़ द बिजनेस रिक्वायरमेंट इन दिस केस, विच बेसिकली मीन्स कि क्या इस सिनारियो को उसने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया है. बिकॉज भले क्लाइंट टेक्निकल ना हो, द क्लाइंट नोज व्हाट द बिजनेस प्रोसेस इज, सो इट्स अ गुड आइडिया टू कंसल्ट देम वंस. In many of these scenarios, what happens is the last request overrides the changes made by the first request. यानी मान लो यूज़र ए का रिक्वेस्ट सबसे पहले रीच होता है सर्वर पे, रिकॉर्ड आर इज अपडेटेड बाय यूज़र ए, और फिर कुछ सेकंड्स के बाद यूज़र बी का रिक्वेस्ट सर्वर पे रीच होता है एंड देन यूज़र बी ओवरराइड्स द चेंजेस डन बाय यूज़र ए. और नेक्स्ट टाइम जब यूज़र ए डेल्टा सिंक या ऑफलाइन डेटा सिंक करेगा तो उसे यूज़र बी के चेंजेस मिलेंगे फॉर रिकॉर्ड आर. सो मोस्टली द एंटायर कॉन्वर्जेशन रिवॉल्व्स अराउंड कि इन दोनों यूजर का रोल क्या है और आपके एप्लीकेशन की बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है. बिना इन सारी डिटेल्स को जाने आप आपके एप्लीकेशन का ऑफलाइन फ्लो नहीं बना सकते. सो आई होप आज के सेशन में आपको ऑफलाइन मोड और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में एक आइडिया आ गया होगा. ऑफलाइन मोड में एपीआईज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं फॉर डेल्टा एंड ऑफलाइन सिंक. इफ योर क्लाइंट एग्रीज टू पे एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग कॉस्ट, देन go for a real-time database like Cloud Firestore. In the next session for offline data sync, we will write some code and see how we can handle multiple use cases. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ आप उसे एज अ कमेंट पूछ सकते हो, और यू कैन आस्क देम एज अ ईमेल. My email ID is codecat15@gmail.com, or maybe you can reach out to me on social media platforms as well. So thank you so much for watching this. Have a nice day and happy iCoding. Bye bye.